Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our another episode of Daily Newspaper Video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो आज है 2 अप्रैल, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चा थीवू आइलैंड कंट्रोवर्सी के बारे में. तो रिसेंटली कच्चा थीवू आइलैंड न्यूज़ में है. जानेंगे कि सबसे पहले लोकेशन क्या है कच्चा थीवू आइलैंड की और ये क्या इशू है जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी रिसेंटली स्पार्कअप हुई है. एक बैकग्राउंड जानेंगे, एक हिस्ट्री जानेंगे कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में. देन वी गोना टॉक अबाउट हीट वेव्स, क्योंकि रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने ये वार्निंग दी है कि स्पेशली अगर हम इलेक्शंस की ड्यूरेशन के मंथ्स देखें, अप्रैल और मई की बात करें, तो इंडिया के मेजर हिस्सों में हीट वेव्स आने की संभावना है. जानेंगे कि हीट वेव होता क्या है, वैसी कौन सी कंडीशन है जिसे हम हीट वेव्स के तौर पे डिफाइन करते हैं, क्या जियोग्राफिकल क्राइटेरियाज हैं प्लेन एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में, वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. एंड आज हमारे पेपर में साइंस पर्सपेक्टिव से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें एक रिपोर्ट की एक स्टडी पब्लिश की गई है जिसमें पाया गया कि जुपिटर के मून पर, जुपिटर का जो लार्जेस्ट मून है, वहाँ पे ओजोन की प्रेजेंस मिली है. अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि ओजोन क्या रोल प्ले करता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और सिमिलरली अगर जुपिटर के मून पर ओजोन मिल रही है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. और लास्टली हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्डर पर्सपेक्टिव से एक अपडेट है. वो ये है कि इजराइल ने सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक की और जहाँ पे ईरान का जो कॉन्सुलेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो एक नई डायमेंशन, एक नई टर्न हमें देखने के लिए मिला है. सीरिया में एयर स्ट्राइक्स पहले भी हो रही थी, लेकिन इस एयर स्ट्राइक में ईरान के कॉन्सुलेट को टारगेट किया गया है. तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, दैट विल सी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ऑल्सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, सो प्लीज़ टू लाइक एंड कॉमेंट बिलो. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल. सो आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में है, कच्चा थीवू इशू के बारे में है. नाउ सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारे UPSC प्रीलिम्स और ऑल्सो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. और जब हम कच्चा थीवू आइलैंड की बात करते हैं तो 2 कंट्रीज़ इस स्टोरी का हिस्सा बनते हैं, दैट आर इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक कहानी है कच्चा थीवू आइलैंड की, जिसे लेकर रिसेंटली एक पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो स्पार्क अप हुई है. तो इससे पहले स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि कच्चा थीवू आइलैंड आखिर है कहाँ जिसको लेकर इतनी बात हो रही है. तो देखिए, कच्चा थीवू एक बहुत ही स्मॉल, एक बहुत ही छोटा सा अनइनहैबिटेड आइलैंड है. अब देखिए, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया और यहाँ पे आपको दिखेगा श्रीलंका, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये बिल्कुल डॉट के जितना एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखेगा जिसका नाम है कच्चा थीवू आइलैंड. बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, अनइनहैबिटेड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है कच्चा थीवू आइलैंड. कुछ 285 एकड़्स का इसका एरिया है. ठीक है, तो एक तो ये हमें दिख गया कि ओके, इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है. दूसरा क्वेश्चन जो हमें क्लियर करना है वो ये है कि कौन सी वाटर बॉडी प्रेजेंट है जहाँ पे कच्चा थीवू आइलैंड लोकेटेड है. आपको ऑप्शन में आ सकता है कि ये गल्फ ऑफ मन्नार में है, या फिर ये पाक बे में है, या फिर ये पाक स्ट्रेट में है, या फिर ये बे ऑफ बंगाल में है. तो बिल्कुल क्लियर रखना है आपने अपना कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि जब भी हम कच्चा थीवू आइलैंड की बात करते हैं, दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी ओवर हियर इज कॉल्ड एज पाक स्ट्रेट. इट इज कॉल्ड एज पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करती है. यहाँ पे लोकेटेड है कच्चा थीवू आइलैंड. प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट कच्चा थीवू आइलैंड इज सिचुएटेड इन द पाक स्ट्रेट. एंड कच्चा थीवू आइलैंड काफ़ी वजहों से न्यूज़ में रहता है. फिलहाल तो हम देखेंगे कि एक मेजर कंट्रोवर्सी इसके अराउंड चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं
दे ऑल्सो रीच टू दिस आइलैंड टू ड्राई देयर नेट्स। अब ऐसा क्यों है? आप देखिए कि ये हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया का, और जो कोस्टल एरिया में हम फिशिंग करने जाते हैं, इंडिया के फिशरमैन फिशिंग करने जाते हैं, लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, आप कह लीजिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे फिशेस की जो अबंडेंस है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से फिशरमैन डीप सी की तरफ जाते हैं और रास्ते में आता है ये कच्चाथीवू आइलैंड, और अक्सर फिशरमैन यहाँ पे अपने जो नेट्स हैं उनको ड्राई अप करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस आइलैंड का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक बहुत पुराना, एक सेंचुरी ओल्ड कैथोलिक चर्च है जिसे कहा जाता है एंथनीज चर्च। एंड चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका हो, दोनों ही कंट्रीज़ के डिवोटीज़ इस एंथनीज चर्च में जाते हैं, तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कच्चाथीवू आइलैंड का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वाइटल है। यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना मिलता है, एंड जिसकी वजह से इस एरिया की जो मैरीटाइम रिचनेस है वो भी इस आइलैंड को यूनिक बनाती है। और यही एक वजह है कि फिशरमैन इस एरिया की तरफ जाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड उनको मिल सके इन टर्म्स ऑफ देयर कैचमेंट ऑफ द फिशेस। तो ये लोकेशन है कच्चाथीवू आइलैंड की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमने जान लिया कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है, पार्क स्ट्रेट में लोकेटेड है, लेकिन ये है किसका? कच्चाथीवू आइलैंड बेसिकली किस कंट्री का है? इंडिया का है या श्रीलंका का है? अब देखिए, जब हम हिस्ट्री देखते हैं ना, तो ओरिजिनली इट वाज ओन्ड बाय द किंग ऑफ रामानंद, जिसको प्रेजेंट डे तमिलनाडु में रामानंथमपुरम कहा जाता है। तो इनके किंग के कंट्रोल के अंडर था कच्चाथीवू आइलैंड। लेकिन आज का अगर ये सवाल है कि यहाँ पे किस कंट्री का कंट्रोल है, तो उसके लिए हमें एक थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब देखिए, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, उस दौरान कच्चाथीवू आइलैंड को जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाता था। दोनों इंडिया और श्रीलंका मिलकर जॉइंटली कच्चाथीवू आइलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में श्रीलंका क्लेम करता है कि ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है, इसकी टेरिटोरियल ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? श्रीलंका की होनी चाहिए। एंड इवन इंडिया सीडेड दिस आइलैंड टू श्रीलंका। पहले जहां हम एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन करते थे कच्चाथीवू आइलैंड की, लेकिन 1974 में एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है जिसमें इंडिया कच्चाथीवू आइलैंड्स को श्रीलंका को सीड कर देते हैं, श्रीलंका को दे देते हैं, जिसके बाद 1976 में इंडिया गेव अप द फिशिंग राइट्स ऑफ द कच्चाथीवू आइलैंड। तो इन दो एग्रीमेंट्स की बात हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स में हो रही है। वन इज द 1974 जिसमें इंडिया ने कच्चाथीवू आइलैंड्स को सीड कर दिया टू द श्रीलंका, एंड द अदर वन इज 1976 जिसमें इंडिया ने अपने फिशिंग राइट्स को भी गिव अप कर दिया इन द आइलैंड ऑफ कच्चाथीवू। अब आप देखिए, ये दोनों जो ट्रीटीज़ हैं, चाहे 1974 की हो चाहे 1976 की हो, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन होती हैं, जिसमें दोनों ही कंट्रीज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, लैंड बॉर्डर हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री की बात हो रही है। इस 1974 और 1976 के एग्रीमेंट में इंडिया और श्रीलंका अपनी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को डिमार्केट करते हैं। हालांकि हमने अपने फिशिंग राइट्स दे दिए, हमने कच्चाथीवू आइलैंड्स की जो टेरिटोरियल ओनरशिप है इसको सीड कर दिया टू द श्रीलंका, लेकिन दीज एग्रीमेंट्स could not stop the fishermen from fishing in these waters, because fishermen जो डीप सी में गया हुआ है, that man does not know the boundaries। आप ओशन में बाउंड्रीज कैसे डिमार्केट कर पाएंगे? सो therefore लगातार एक डिस्प्यूट कच्चाथीवू आइलैंड के पास बॉयल अप होता रहता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे पास आते हैं कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पे पहुँचे और या तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया, एट्रोसिटीज़ किए गए, अरेस्ट किए गए, एंड काफ़ी ज़्यादा हम डिफरेंट रीजंस की वजह से कच्चाथीवू आइलैंड को न्यूज़ में देखते हैं। लेकिन प्रेजेंटली एक बैकलैश चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस इशू को दोबारा रेज किया गया और ये कहा गया कि ये जो आइलैंड को सीड किया गया इन 1974, इंडिया ने अपने टेरिटोरियल क्लेम को, ओनरशिप को श्रीलंका को जो दिया है वो एक गलत डिसीजन था।
इसे लेकर एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2015 में इस इशू को लेकर एक आरटीआई मांगी गई थी। राइट इन्फॉर्मेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने ये रिवील किया था कि कच्चा थीवू आइलैंड की जो लोकेशन थी दैट वाज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री, जिस वजह से इसे सीड किया गया टू श्रीलंका। लेकिन एक स्पार्कअप हो चुका है कच्चा थीवू आइलैंड की कंट्रोवर्सी का। तो आई होप अगर आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये लोकेशन पता होगी, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर इशू। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हीट वेव्स के बारे में है। तो रिसेंटली आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग दी है कि इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, जिस दौरान इलेक्शंस होने वाली हैं, इंडिया के मेजर हिस्सों में हीट वेव कंडीशंस होने वाली हैं। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ठीक है, गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी है जिसे हम हीट वेव कहते हैं, सो दैट वी नीड टू नो। तो देखिए, हीट वेव हम उन पीरियड्स को कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव हॉट वेदर कंडीशंस हो, काफ़ी लंबे समय के लिए और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशंस हो, हॉट वेदर हो, जिसकी वजह से ह्यूमंस की हेल्थ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका बुरा असर होता है। देखिए, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से हमारी टेंडेंसी है कि हम हीट सरप्लस में हैं, तो ज़्यादातर हीट वेव्स के लिए हम वल्नरेबल हो जाते हैं। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कह लीजिए, या फिर ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब इस पूरे आर्टिकल में ये तो कह दिया कि हाँ, हीट वेव आने वाली है, लेकिन वही सवाल, कब हम कहेंगे कि हीट वेव आ चुकी है? तो इसके लिए आईएमडी डिपार्टमेंट ने एक क्राइटेरिया हमें दिया है। क्राइटेरिया ये है कि हम तब कहेंगे कि हीट वेव हो चुकी है अगर एक जगह का, अगर एक स्टेशन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है, 40 डिग्री या 40 डिग्री से ज़्यादा होता है इन द एरियाज ऑफ प्लेन्स, 40 डिग्री से ज़्यादा है प्लेन्स में और 30 डिग्री से ज़्यादा है हिली एरियाज में, तो इसे कहा जाता है हीट वेव। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लो कि टेम्परेचर डिफरेंट है। प्लेन एरियाज में अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उसे हम हीट वेव कहेंगे, और हिली एरियाज में अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। अब बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर है, समर्स हैं तो नॉर्मली भी हाई टेम्परेचर होगा, नॉर्मल से अबव नॉर्मल टेम्परेचर आना, नॉर्मल से डिपार्चर हो जाना। तो मतलब अगर एक लोकेशन है और वहाँ पे लेट्स से अप्रैल मंथ में एवरेज टेम्परेचर आता है 35 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मली वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है कि 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, अगर 4.5 डिग्री से या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस का इसमें राइज हो, तो इसे कहा जाता है हीट वेव। वी कॉल इट एज हीट वेव। लेकिन वही अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिवियर हीट वेव। ठीक है जी। तो टेम्परेचर के बेसिस पे जनरली हम मानकर चलते हैं 40 डिग्री फॉर द प्लेन्स एंड 30 डिग्री फॉर द हिली एरियाज। और वहीं अगर हम एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो अगर बिल्कुल 45 डिग्री से बढ़ गया दैट इज़ योर हीट वेव, और अगर 47 डिग्री से बढ़ गया दैट इज़ योर सिवियर हीट वेव। सो दैट्स हाउ द IMD डिपार्टमेंट हैज़ गिवन अस अ क्राइटेरिया टू डिक्लेयर द हीट वेव्स इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओजोन के बारे में, बिकॉज हाल ही में एक हमारे पास स्टडी आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये एविडेंस दिए गए हैं कि जुपिटर का एक मून है कैलिस्टो, इस कैलिस्टो मून पर ओजोन की प्रेजेंस पाई गई है। बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस को समझा जा रहा था जो कि इस मून के ऊपर होते हैं, और उस दौरान यहाँ पे ओजोन की प्रेजेंस के एविडेंस मिले हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देखिए, ओजोन हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में भी ओजोन है। हम कहते हैं कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, एंड लाइफ इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड and we are thriving
एंड वी हैव अ डाइवर्सिटी, हमने अपने आप को, अर्थ ने अपने आप को इस तरह डाइवर्सिफाई कर दिया है दैट वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं जैसे कि सनलाइट, अच्छा सनलाइट में भी राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस दैट वी आर रिसीविंग, क्योंकि जब हम ये बोल देते हैं ना कि अर्थ को तो सनलाइट मिलती है तो बाकी प्लैनेट्स को भी तो मिलती है, मरकरी और वीनस को तो हमसे ज़्यादा मिलती है तो वहाँ पे तो ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. वी आर रिसीविंग सनलाइट ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी, वी आर रिसीविंग रेडिएशन ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी. वी हैव वाटर, वी हैव स्टेबल एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो भी रिक्विजिट गैसेस हैं जिनकी ज़रूरत है हमें वो मिल पा रही हैं, और डिफरेंट कंपाउंड्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं वो अर्थ पे अवेलेबल हैं. एंड इसमें अब जब हम सन की बात करते हैं, सन से आने वाली रेडिएशंस की बात करते हैं, सन से आने वाली एमिशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे रोल आता है ओजोन का. सन से सारी एमिशंस जो अर्थ की तरफ आती हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड. स्पेशली अगर हम यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करें, इट इज़ हार्मफुल टू मैनी स्पीशीज़. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी जो कि 290 से लेकर 320 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की होती हैं, या फिर अगर हम अल्ट्रा वायलेट सी की बात करें तो वो 100 से 280 नैनोमीटर्स के बीच में है. इट कैन डैमेज द डीएनएज, और अगर डीएनए डैमेज होता है इट कैन ट्रिगर म्यूटेशन, जिससे कि स्किन कैंसर एंड जो म्यूटेशंस हैं, कैटरैक्ट है, इसका इंसिडेंस ह्यूमन बींग्स में बढ़ जाता है. एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, अगर हम ये देखें कि यूवी लाइट का प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है तो पता चलता है कि यूवी लाइट आर इवन डेट्रीमेंटल टू प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ को लिमिट कर देता है, इनिबिट कर देता है, एंड ऑल्सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स. तो इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में है ओजोन लेयर जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है. इट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट बी एंड अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशंस, जिससे कि ये हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ में नहीं पहुंच पाती. अब देखो ओजोन का जुपिटर पे मिलना, जुपिटर के मून पे मिलना एक खास बात इसलिए भी है, हम ओजोन के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं. वी रीड अबाउट ओजोन. ओजोन इज O3. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर. एंड हमारी अर्थ में तो ये लोअर पार्ट में है, हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे लोकेटेड है ओजोन, जिससे कि ये हमें शील्ड कर पा रही है. और अगर ओजोन ना होती तो यूवी रेडिएशन के लेवल अर्थ पे बहुत ज़्यादा हाई होते, एंड शायद बहुत सी स्पीशीज़ के लिए अर्थ इनहैबिटेबल नहीं होती. शायद ये हमारे इंटायर इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देती. तो इसीलिए जुपिटर के मून पे ओजोन का मिलना एक हमें साइन सजेस्ट करता है दैट येस दिस कुड लीड टू अ स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन द जुपिटर्स मून एज वेल. तो क्या इससे वही सवाल कि अर्थ के बियॉन्ड, अर्थ के बिना भी कोई ऐसी जगह है जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो उसमें ये एक पॉजिटिव इशारा है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ऑन द जुपिटर्स मून. तो इसलिए इसकी बात, इसको ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा. इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट इट. लास्टली इंटरनेशनल ऑर्डर से अपडेट ये है कि इज़राइल ने एयर स्ट्राइक किया है सीरिया में, और इस एयर स्ट्राइक में ईरान की जो एम्बेसी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. और नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय, इस अटैक की वजह से सीनियर इरानियन मिलिट्री एडवाइज़र अमंग मैनी अदर्स दे हैव बीन किल्ड. So this marks an escalation, of the military action, the Israel's military, which is targeting the Iran's military officials and allies in Syria. And जब से इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, साइमल्टेनियसली ऑन द फ्रंट ऑफ सीरिया इसराइल की एयर स्ट्राइक तब से ही इंटेंसीफाई हो रही है, और डिफरेंट टाइमिंग्स में हम देख रहे हैं कि ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स या फिर जो सीनियर मिलिट्री के जो पर्सोनल्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है. Iran's ambassador has condemned this attack of Israel, and they have even said that they will vow for the revenge for the strike at the same magnitude and the same harshness. तो एक ऑलरेडी वेस्ट एशिया इतना अनस्टेबल है, और उसमें एक फ्रंट जो सीरिया की तरफ खुला हुआ है इजराइल का, सीरिया में जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इसके ऊपर भी नज़र रखना हमारे लिए ज़रूरी है,
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.